आज है 3 मई और 3 मई साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और प्यारे बच्चों, आज 3 मई को कौन सा डे मनाते हैं? सर, आज तो सैटरडे है। अरे नहीं, सैटरडे तो मनाते नहीं मनाते वो तो बात अलग है, लेकिन एक डे सेलिब्रेट करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है वो सवाल। 3 मई को हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा डे मनाते हैं सर? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। प्रेस फ्रीडम डे वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका सवाल आता है। सर, इस दिन क्या होता है? देखो, इस दिन एक रैंक आती है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर आती है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस रैंक को कौन देता है सर? इस रैंक को देने का काम करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, या इसको एक और नाम से भी जानते हैं, आरएसएफ भी बोल देते हैं इसको। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स शॉर्ट में लिखते हैं। एक इंटरनेशनल एजेंसी है ये, लंदन में है ये एजेंसी, और ये बताती है, इसका मकसद ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों में पत्रकारों को कितनी आज़ादी है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये रैंक क्या तय करती है? ये रैंक पहला काम जो है, ये मतलब मेनली 5 इंडिकेटर पे काम करती है। पहला इंडिकेटर है इसका पॉलिटिकल तरीका होता है, राजनीति पे देखती है कि सरकार जो है वो पत्रकारों को कितना आज़ादी से काम करने देती है। सरकार पे काम होता है, सरकार जो है ना, पत्रकारों को अपनी बातें खुल के कहने के लिए कितना मतलब फ्री छोड़ती है। दूसरी बात आती है, इस पे कानूनी ढांचा जरूर देखा जाता है, मतलब लीगल एस्पेक्ट जरूर देखते हैं हम लोग कि वहाँ की प्रेस की रक्षा करने वाला कानून है कि नहीं है। तीसरी बात, इसमें इकोनॉमिक इशू जरूर देखे जाते हैं, आर्थिक दबाव कितना है भी, क्या मीडिया पर कोई कारोबारी क्या या किसी विज्ञापन का दबाव है कि नहीं है, एडवर्टाइजमेंट का दबाव है कि नहीं है। मतलब आपने देखा होगा ना, कई बार मीडिया जो न्यूज़ चलती रहती है, तो न्यूज़ चल रही है, वो तो छोटा सा दिखाएंगे और बड़ा सा एक साथ में एडवर्टाइजमेंट जरूर दिखाएंगे। तो इस टाइप का कोई प्रेशर है कि नहीं है क्या? चौथा, इसमें रैंक में देखा करते हैं कोई सोशल प्रेशर है कि नहीं है। इसको आप हिंदी में कहा करेंगे सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव मतलब पत्रकारी पे कोई जाति का, धर्म का, संस्कृति का, इन पे कोई दबाव है क्या? अभी किस धर्म के लिए बोलना है, किस जाति के लिए बोलना है, किसके लिए नहीं बोलना है, इस टाइप से। और फाइनल फिर एक बात क्या आएगी? फाइनल बात आएगी सिक्योरिटी की बात आएगी, मतलब सुरक्षा की बात आएगी कि पत्रकारों को कोई धमकी आती है क्या, हिंसा उनके लिए होती है क्या, क्या उनको जेल जाना भी पड़ता क्या है क्या, सरकार के लिए बोल दिया तो क्या उनको जेल में डाल देंगे क्या, ये सारी चीज़ें आती है। तो पहली चीज़ क्या है सर? पहली चीज़ है राजनीतिक संदर्भ जरूर देखते हैं इसमें, सरकार पत्रकारों को कितना आज़ादी से काम करने देती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा अपने अपने देश को लेके। कानूनी ढांचा मतलब क्या है सर? मतलब इसमें ये होगा कि कोई कानून जो है, मतलब वहाँ की जो प्रेस है उसका क्या सिक्योर कर रही है क्या, वहाँ का कानून कुछ ऐसा है क्या कि उसको कोई प्रकार की आँच ना आने दे। इकोनॉमिकल प्रेशर और के साथ साथ सोशली प्रेशर और के साथ साथ सिक्योरिटी। अब ये रैंकिंग जरूरी क्यों होती है सर? ये बताओ। ये रैंकिंग ये दिखाती है कि किस देश में पत्रकार कितनी स्वतंत्रता से सच बोल सकता है। मेन बात ये, कितना खुल के सच बोल सकता है। इससे सरकारों को सुधरने का मौका मिलता है। अब किसी आदमी को उसकी जब कमियां बताई जाती है ना, तो भले ही वो सामने मुंह पे कुछ कहे ना कहे, लेकिन वो इंटरनली सोच के शायद बदलने की कोशिश जरूर करता है, अगर इंसान है तो। ठीक है ना, मेंटल है तो बात अलग है। अच्छा, ये नागरिकों को उनके देश की लोकतंत्र की स्थिति को भी बताने की कोशिश करता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है सर? लोकतंत्र का मतलब ये होता है सर आपका कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। तो इसकी भी एक स्टेटस होता है। ये लोग अपने मन मर्जी से, अभी सरकार कोई ढंग से काम नहीं कर रही है तो आपका दिल कर रहा है अभी सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं है, आप जीवन भर के लिए तो हो नहीं, अगले 5 साल, 5 साल तो आए समझो चुटकी बजाते ही, अगले 5 साल बाद में आपको फिर से बदल देंगे हम। अब ये बताओ सर, इस बार 2025 में टॉप कौन रहा है? एज यूजुअल लगातार कई सालों से टॉप चल रहा है, नॉर्वे चल रहा है, अनडाउटली टॉप है ये। नंबर 2 पे कौन सा सर? नंबर 2 पे इस बार के लिए आया है, नीदरलैंड आया है। नीदरलैंड इस बार टॉप पे है। नंबर 3 पे कौन सा सर? नंबर 3 पे इस बार आया है एस्टोनिया। एस्टोनिया जो है ना, ये नंबर 3 पे आया है आपका। ठीक है सर। अब बात क्या है सर कि ये तीनों टॉप पे क्यों है? कि यहाँ की सरकारें पत्रकारों को आज़ादी देती है, मीडिया को कोई राजनीतिक या आर्थिक दबाव नहीं है, कानून पत्रकारों की रक्षा करता है, पत्रकारों को काम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योरिटी मिलती है, इस करके। अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा सर हमारे भारत का क्या नंबर है? देखो, भारत सुधरा तो है, 2025 से सुधरा है। मतलब 2024 से सुधरा है। 2024 में हमारा रैंक जो है ना वो कितना था? 2024 में हमारा रैंक था 159 था। इस बार हमारा रैंक जो आया है वो 151 आया है।
सुधर में भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सुधरना नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। एक बात बताओ सर, कितने देशों में से आए हम लोग? 180 देशों में। अब आप जरूर सोच रहे होंगे सर यही कौन सा सुधरना हुआ, ये तो बहुत ही बिगड़े हुए हालात है। हाँ वाकई ही बहुत बिगड़े हुए हालात है। और इस हालात को क्या कहते हैं? इस हालात को इनकी भाषा में कहा करते हैं एक्चुअली वेरी सीरियस कंडीशन कहा करते हैं इसको। वेरी सीरियस कंडीशन, बहुत गंभीर स्थिति हिंदी में कह लो आप लोग। कारण क्या है सर? कारण अपना इंडिया का मीडिया मालिकों का झुकाव, इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों की ओर है। हर टाइम तो एक ही पार्टी का, अभी तक तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ हर जगह बीजेपी बीजेपी का गुणगान है। सरकार या बड़े बिजनेसमैन का दबाव है, बड़े बड़े ऐड आते हैं, हमले हो जाते हैं, जेल जाना पड़ जाता है, धमकियाँ झेलनी पड़ती है, तो अक्सर गालियाँ खाते ही रहते हैं ये लोग इसी बात के लिए। एक बात करो सर, 180 नंबर पे कौन सा देश होगा? 180 नंबर पे देश जो है ना वो है इरिटिया, ठीक है ना। इरिटिरिया जो है ना, इरिटिरिया सॉरी, इरिटिरिया है, इरिटिरिया। इरिटिरिया जो है ना ये है लास्ट नंबर पे, 180 नंबर पे। क्यों सर ये लास्ट पे? लास्ट पे होने के कारण यहाँ पे सरकार जो है ना, सरकार के कंट्रोल में ही सारा मीडिया है। मतलब पत्रकारिता तो ना के बराबर है, जीरो ही है समझ लीजिएगा। और पत्रकारों को जो है ना बिना मुकदमे के लंबे लंबे टाइम तक जेल में, अगर कुछ बोल भी दिया जाए ना तो कई दिन तक वो जेल में रहेंगे समझो वहाँ पे। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन ये तो कुछ है ही नहीं, इंटरनेट नाम की तो चीज़ ज़्यादातर दिखती ही नहीं है वहाँ पे। ये रैंक कब स्टार्ट हुई थी सर? ये रैंक स्टार्ट हुई थी साल 2002 में स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और मतलब हर साल ये रिपोर्ट देते हैं कह सकते हो आप लोग। और इसके अलावा आप एक बात और याद रखना, जब स्टार्टिंग में आई थी ना रैंक की, तब हम लोग 139वें नंबर पे थे। लेकिन अब हमारे मतलब 2002 में हम 139वें नंबर पे थे, अब हम 151 पे हैं। स्थिति कुछ ठीक नहीं है, ज़्यादा अंडर 100 आए फिर भी सोचें कि ठीक ठाक हो। अब तो हमारी स्थिति भी बिल्कुल वेरी सीरियस कंडीशन में ही है। मतलब ये रैंक पढ़ के ही पता लगता है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। इसी से ही पता लगता है कि हमारे गवर्नमेंट ने पत्रकारिता को कितना खुली छूट दे रखी है। या यूं कहा जाए अकेली सरकार का भी कोई इसमें वो नहीं है, कुछ मीडिया कर्मी है वो भी ठीक ढंग से खुल के आगे नहीं आते, वो भी अपनी बात बताते नहीं है। तो दोनों में ही कुछ लो खोटा कुछ लोहार खोटा, वो कहावत है ना, वो सही है। खैर चलो आगे जाते हैं। हाँ अगर आप सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं। बहुत डिटेल से ऐसी चीज़ों को आप लोग खुद के पढ़ सकते हैं, आसानी से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। किताब पढ़ने के लिए आप लोगों को हरियाणा जीके के लिए एग्जाम कार्ड की ये बुक है, आप ऑफिशियली जाके इस मतलब इस वेबसाइट पे ले सकते हो या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी ले सकते हो। मेरी तरफ से सच्ची राधे राधे, भूल गया था सॉरी कहने के लिए पहला। राधे राधे तो बोल ही दिया करो आप लोग कमेंट में। खैर आज का पहला सवाल पढ़े उससे पहले कल आपसे सवाल पूछा था कि हड़प्पा साइट को सुरक्षित करने वाले और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है 4400 साल से ज़्यादा पुराने और सिंधु सभ्यता इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो का हिस्सा है वो कौन से जिले में है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा भिवानी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया है मैंने, चलो पढ़ के तुम्हें मजा आएगा। सवाल क्या है सर? ग्रेटर रैकेट टेल्ड ड्रोंगो यानी कि ग्रेटर रैकेट टेल्ड ड्रोंगो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कर लेते हैं विचार। सबसे पहली बात है, यह पक्षी अपनी पूंछ के सिर पर खुले हुए पंखों रैकेट शेप्ड फेदर्स के लिए जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है, पूंछ देख लो इसके आप लोग, खुले हुए ऐसे पंख से होते हैं इसके, इसके लिए जाना जाता है। इसके सर के ऊपर भी इस तरीके से है, मतलब पक्षी अपने पूंछ के सिरे पर फैले हुए पंख, ये पूंछ का जो सिरा है ना उस पर फैले हुए पंख से हैं इसके। ये भारत में केवल पश्चिमी घाट तक ही सीमित है, ऐसा तो नहीं है। ये अन्य पक्षियों की आवाज की सटीक नकल करने में, हाँ इसकी एक अच्छी बात है, कोयल बोल रही है ना तो ये सेम टू सेम कोयल कॉपी करता है, ये कू सेम सेम करेगा ये कू, ठीक है ना। वैसे कोयल के आगे आप कॉपी करोगे तो कोयल उतना चिक चिक के कॉपी करती है आपको। कभी नोटिस किया तुम लोगों ने? मैंने ऐसा कल ही ट्राई किया था, मैं अक्सर करता रहता हूँ ऐसे काम, तो मैंने कल ही ट्राई किया था ऐसे। कोयल के आगे आप करोगे कू, कभी ट्राई करना, उससे हम ऐसे ही बहुत जोर से बोलने की कोशिश करेगी आपसे, ये कोयल की सेम कॉपी कर लेगा। कोई पक्षी बोलेगा सेम टू सेम कॉपी करेगा ये। तो इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थ्री जो है ना ठीक है। देखो इसके पूंछ के सिरे पर रैकेट के आकार के पंख होते हैं इसलिए ठीक है। और यह पक्षी केवल पश्चिमी घाट तक सीमित नहीं है बल्कि हिमालय, मिस्मी हिल्स, इनमें सब में पाया जाता है ये। और ये पक्षी अपने दूसरे पक्षियों की नकल कर लेता है, ठीक है। इसकी आईयूसीएन में कम चिंता लिस्ट कंसर्न के लिस्ट में, गंभीर वाले में नहीं है ये वाले, ठीक है। मतलब लिस्ट कंसर्न है तो सही, कंसर्न में, लिस्ट में बहुत कम है। चर्चा में क्यों सर? आज करंट अफेयर पढ़ा क्यों रहे हो इसका? क्योंकि हरियाणा के गुरुग्राम के झांझरोला गांव में ग्रेटर रैकेट टेल्ड ड्रेंगो
ये देखा गया है, इस पक्षी का इस जिले में दर्ज करना एक ये पहला दृश्य है, ये पहली बार ही देखा गया है गुरुग्राम के अंदर, झांझरोला गांव के अंदर देखा गया है। अच्छा, ये एक मध्यम आकार का पक्षी है जो एशिया में पाया जाता है और इसकी पूंछ के लंबे किनारों का पर रैकेट के आकार के पंख होते हैं। ये दिनचर पक्षी है, लेकिन रात और संध्या के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब दिन में भी देखने को मिलता है, लेकिन शाम जब ढलती है या उस टाइम पे कह लीजिएगा आप लोग, और के साथ साथ जो है ना ये रात होते होते थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। कई प्रकार के तेज आवाजें निकाल लेता है, बाकी पक्षियों की सटीक कॉपी कर लेता है ये। इसके अलावा पश्चिमी से पूर्वी हिमालय, मिस्मी पहाड़ी, प्रायद्वीपीय भारत है, पश्चिमी घाट है, इन सभी जगहों पे पाया जाता है ये। लिस्ट कंसर्न की लिस्ट में शामिल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की लिस्ट में भी ये लिस्टेड है ऑलरेडी। ये एक ऊंचाई आधारित प्रवासी पक्षी है, एल्टीट्यूडल माइग्रेंट बर्ड है ये। और इसके अलावा ये आमतौर पर हिमालय की तराई और नमी वाले वनों में रहता है और बर्फबारी के दौरान ही नीचे उतरता है ये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में बहुत ही रेयर कंडीशन में देखा जाता है, जो अब देखा गया है ये। आईयूसीएन के अंदर लिस्ट में जो होते हैं ना, वो बेसिकली 8 श्रेणियां होती है। या तो जंगल से चले गए हों, वो गंभीर रूप से समाप्त हो चुके हों, बड़े पैमाने पर समाप्त हो गए हों, मध्यम रूप से समाप्त हुए हों, थोड़े समाप्त हुए हों, पूरी तरीके से पुनः प्राप्त मिल गए हों, फुली रिकवर्ड जिनको बोलते हो, गैर समाप्त है या अनिश्चित है, अनसर्टेन है, इनको शामिल किया जाता है आईयूसीएन की लिस्ट में। अप्रैल 2025 में केयर एज रेटिंग के द्वारा जारी रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरियाणा के प्रदर्शन को सही रूप से दिखाता है? इस रैंकिंग में हरियाणा का प्रदर्शन है कि हरियाणा को बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और पंजाब के साथ, हरियाणा और पंजाब मतलब दोनों ही, सर्वोच्च स्थान मिला है, जिसमें प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता, रेलवे घनत्व और शुद्ध सिंचित क्षेत्र को संकेतक शामिल है। आइए इस रैंकिंग को समझ लेते हैं हम लोग। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 है ना, ये रैंक है क्या सर? ये रैंक है, ये एक वित्तीय संस्थान है ये, जो भारत के राज्यों का मूल्यांकन करता है। ये रैंकिंग ये बताती है कि कौन सा राज्य विकास, आर्थिक मजबूती और सतत विकास में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मतलब दिस रैंकिंग शोज विच स्टेट आर परफॉर्मिंग बेस्ट इन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है सर? आप आगे तो बढ़ रहे हो, पर ऐसा है कि जो रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को ऐसे यूज करो, ऑप्टिमल यूज करो कि फ्यूचर में भी बने रहे वो और आज भी आप यूज कर पाओ। जैसे आपने सुना होगा हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलती है। पानी को इतना भी यूज ना करो कि फ्यूचर में वो चीज़ बचे ही ना भी, किसी भी रिसोर्सेज को ऐसा यूज ना करो कि फ्यूचर में बिल्कुल ही खत्म हो जाए वो, तो अभी भी बने रहे, फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू बने रहे। जैसे आजकल हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, तो एनर्जी कभी नहीं खत्म होगी। वैसे एनर्जी को तो ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा मतलब बनाया जाए, खत्म किया जाए, वो तो ट्रांसफर ही करते हैं फिजिक्स के लॉ के अनुसार। लेकिन जो आप लोग ये फोसिल फ्यूल यूज कर रहे हो, वो तो खत्म होएंगे ना कभी, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है। तो इसलिए हम तुरंत शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे सोलर एनर्जी के ऊपर ही। इसका पर्पस क्या है सर? ये समझना है कि राज्य कितने सक्षम है, मतलब स्टेट कितने कैपेबल्स है, किस मामले में सर? इकोनॉमिकली, सोशली, एनवायरमेंटली, गवर्नेंस के मामले में कितने ज़्यादा कैपेबल है। और इससे क्या होता है, इससे इस रैंकिंग से और सबसे बड़ा फायदा होता है, कोई दूसरा स्टेट जो है ना या कोई दूसरी कंपनी है वो यहाँ इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्टर्स सोचते हैं, ये निवेशकों को, नीति निर्माताओं को निर्णय लेने में मदद करता है। मतलब इट ऑल्सो हेल्प इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स मेक बेटर डिसीजन बना पाएंगे। बस जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप मेरा बैच ले लोगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना या मेरा पढ़ा हुआ तरीका या मेरा कंटेंट आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप नहीं लोगे। बस वही चीज़, अगर राज्य के अंदर ये रैंक बहुत अच्छा है तो कोई कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगी, नहीं रैंक अच्छा है तो नहीं इन्वेस्ट करेगी, सिंपल सी बात है। अब ये बात बताओ सर, इसमें भारत में ये रैंक जो अभी रैंक आई कब है? ये अप्रैल 2025 में आई है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये रैंक, ये आपकी एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है केयर एज रेटिंग। ये एजेंसी अपने भारत की ही है, इसका सेकंड एडिशन है इस बार का ये। इसमें टॉप स्टेट में ओवरऑल में स्कोर किया है महाराष्ट्र ने, सेकंड नंबर पे गुजरात है, थर्ड नंबर पे इसमें कर्नाटका आता है। रैंकिंग का टारगेट तो यही हो गया आपकी, सस्टेनेबल और समान रूप से इक्विटेबल विकास को दिखाना है, इन्वेस्टमेंट को आकर्षण करना है। 2023 में इसका सबसे पहला एडिशन जारी हुआ था। कितने पिलर है सर इसमें? 7 पिलर है। इकोनॉमिक बेस पे, फिस्कल राजकोषीय घाटा कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने ब्रिज बने हुए हैं, कितने रोड बने हुए हैं, कितने रेलवे लाइन का नेटवर्क है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट, गवर्नेंस कैसी है, ई गवर्नेंस पे फोकस कर रहे हैं क्या, एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं क्या। तो ये टोटल 7 पिलर के 50 इंडिकेटर्स होते हैं।
और 2025 का नया एडिशन आया है। इस बार लंबी नॉर्मलाइजेशन अवधि की गई है, मतलब 2023 के बाद 2025 में निकाला है, तो एक अच्छा खासा टाइम के बाद में पूरा अच्छे से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया है। पंजाब और हरियाणा देखा जाए तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप कर रहे हैं, जैसे पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी, हर किसी के घर में लगभग बिजली की उपलब्धि है। हरियाणा तो जो है ना 1970 में ही ये हर गांव तक बिजली पहुंचाने वाला पहला ही राज्य बन गया था भारत का। रेलवे डेंसिटी अच्छी है इन दोनों राज्यों में, और नेट इरिगेटेड एरिया, सिंचाई वाला क्षेत्र है, पानी की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। हालांकि पंजाब हरियाणा आपस में फिलहाल के लिए लड़ रहे हैं। और गोवा ग्रुप बी में आता है, फिर से अग्रणी रहा है ग्रुप बी में, प्रति व्यक्ति बिजली में भी, सड़क और रेलवे में। छोटा सा राज्य है तो इसमें चीज़ें जल्दी अप्लाई हो जाती है। समझ में आ गया, पिलर वगैरह सब समझ में आ गया। चलो कुछ क्वेश्चन और हैं हमारे लिए, तो वन लाइनर टाइप के इनको पढ़ लेते हैं। मई 2025 में किस पूर्व हरियाणा विधायक को प्रवर्तन निदेशालय ईडी, एक दिन मैंने ईडी आपको पूरा डिटेल से समझाया था, क्या आज मुझे आप बता सकते हैं इसके बारे में जितना मैंने तुम्हें बताया था? तो बता सकते हो तो बताओ, देखो देखते हैं किसकी मेमोरी पावर अच्छी है, आज कमेंट में चेक करता हूँ मैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वांछित घोषित किया है धर्म सिंह चकोर को किया है, जो हरियाणा समालखा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। ईडी ने 600 करोड़ से ज्यादा की बैंक धोखाधड़ी के मामले में इन पे कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि उन्होंने अपने बेटे के साथ में मिलकर फर्जी कंपनियों के माध्यम से कर्ज लेके दुरुपयोग किया। ईडी ने उनके करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है, और के साथ साथ जो ना इनको वांछित घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि ये कानून से भाग रहे हैं और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है इनके लिए। मई 2025 में गुरुग्राम में कितने किलोमीटर लंबा नया मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है? 188 किलोमीटर है टोटल लंबाई। इसका उद्देश्य दिल्ली से सटे इस शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव थोड़ा कम करना है, और इस नेटवर्क में गुरुग्राम मेट्रो लूप जैसे कॉरिडोर है ये भी शामिल होंगे आपके। मई 2025 में हरियाणा सरकार ने किस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की शिकायतों के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो इसके लिए अवैध खनन के लिए, इलीगल माइनिंग हो रही है जिनमें, जिसके रोकने के लिए ये एक नंबर जारी किया, उसकी फोटो वीडियो शेयर की जा सकती है जिससे थोड़ा करप्शन कम हो सके। मई 2025 में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल पर पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई का काम स्टार्ट किया गया है? तो अग्रोहा टीले पे खुदाई चल रही है, जहाँ पे अभी रिसेंट कुछ प्राचीन बर्तन, मिट्टी की मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें मिली है यहाँ पे। और महाराजा अग्रसेन के नाम पे ही हरियाणा का एयरपोर्ट 14 अप्रैल को, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के दिन ही जो है ना, हरियाणा के अंदर जो है वो 14 अप्रैल 2025 को जो है ना, ये एक नया एयरपोर्ट, हरियाणा का पहला ही एयरपोर्ट है जो अयोध्या के लिए स्टार्ट कर दिया गया था, मतलब हिसार से अयोध्या की फ्लाइट स्टार्ट की गई थी। मई 2025 में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच इंटरसिटी मेट्रो लिंक की लंबाई की योजना घोषित की गई है, 32 किलोमीटर है। इंटरसिटी मतलब दोनों को कनेक्ट करने के लिए, जिससे थोड़ा सा नेटवर्क है वो सुधरेगा, आने जाने में समय कम लगेगा। इतने ही थे आज के सेशन के सवाल, और आपके लिए सवाल है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का निर्देश किन स्थानों के लिए दिया है? बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। सेशन कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है, प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें जितने देखते हैं। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये मुझे कंटेंट बनाने में वाकई बहुत मेहनत लगती है यार। तो प्लीज़ आप इस बात को समझो, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये रेगुलर चीज़ें चलती रहेगी, सपोर्ट नहीं करोगे तो ये चीज़ें कंटिन्यू कब तक हो पाएंगी फिर, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके लिए चीज़ें हैं तो आप इसको सपोर्ट करें। आपको वाकई ठीक लग रही है चीज़ें तो सपोर्ट करें, ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है ना? अपने कमेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट और ना सही तो नमस्ते ही बोल दिया करो, सवाल का जवाब ना हो तो यही हो जाए, एटलीस्ट राधे राधे ही हो जाए, प्रणाम हो जाए, है ना? चलिए प्रणाम आप सभी को मेरी तरफ से, मिलता हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रख लेना, शुक्रिया।